उड़ीसा के कालाहांडी की तस्वीरें अभी भूली भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। कानपुर में एक पिता अपने बीमार बच्चे को कंधे पर लादकर अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। उसे ना तो एम्बुलेंस दी गई, ना ही स्ट्रेचर, लेकिन बच्चे की जिंदगी को मौत जरूर मिल गई। बच्चे ने पिता के कंधों पर ही दम तोड़ दिया। अब लीपापोती के लिए चाहे जितनी रिपोर्ट्स तलब कर ली जाएं, लेकिन वो जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। देखिए सिस्टम की ये शव यात्रा। ये तस्वीर आपको दम तोड़ती इंसानियत से रूबरू करा सकती है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा शख्स एक मजबूर बाप है। उसके कंधे पर 12 साल का बीमार बच्चा है, जिसे लेकर वो कानपुर के सरकारी अस्पताल के भीतर दौड़ लगा रहा है। पहले तो वो अपने बेटे को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गया था। डॉक्टरों ने उसे बाल रोग विभाग जाने को कहकर टरका दिया। इसके लिए न तो उसे एम्बुलेंस दी गई और न कोई स्ट्रेचर। बेटा आखिरी सांसें ले रहा था और बाप से ये देखा नहीं गया। बाप ने बच्चे को कंधे पर उठाया और बाल रोग विभाग की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जब तक वो बाल रोग वार्ड में कदम रखता, बेटे की सांसें थम चुकी थी। बच्चे की मौत के बाद भी बाप को एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई और वो बेटे की लाश कंधे पर लेकर ही अपने घर लौटा। मीडिया ने बाद में फजलगंज जाकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की तो सरकारी बदइंतजामी पर उनके दिल का दर्द छलक उठा। एलेट में ले जाते समय हमको वहाँ से बाल रोग तक दौड़ाया गया। वहाँ से मैं पैदल गया था। इसके बाद वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया जो कि मेरा बच्चा जीवित था। फिर उसके बाद मैं यहाँ लेके आया, मरियमपुर में दिखाया, यहाँ पर भी जवाब दिया। फिर मैं रेजेंसी गया। रेजेंसी में लास्ट में उन्होंने कहा 10 मिनट पहले आते तो आपका बच्चा बच चुका था। अस्पताल लेंगे, वहाँ जवाब दिया था हाईलाइट लेंगे, हाईलाइट कोई नहीं सुनी। बस वहाँ से वो कहीं बच्चा है नहीं, ले जाओ इसको घर। हाँ, वही सांस चल रही थी, मनो बेहोश था। कोई इलाज नहीं। सोमवार को ही कानपुर में सूबे के परिवार, मातृ और शिशु कल्याण मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने सरकारी अस्पतालों का दौरा किया था। आमतौर पर जब मंत्रियों के दौरे होते हैं तो अस्पतालों की व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है, लेकिन उसी दिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसी तस्वीरें व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जांच समिति जिलाधिकारी महोदय ने गठित करी है, जिसमें मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट 6 हूँ और आरती त्रिपाठी, और इसके अलावा एक डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं एडिशनल सीएमओ। तो ये 2 सदस्यीय समिति है जो यहाँ पर जांच कर रही है इस प्रकरण की, पूरे घटनाक्रम की, कि कहाँ किस स्तर पर लापरवाही हुई। कानपुर के अंदर पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से लेके गाजियाबाद तक स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है। बीते हफ्ते कालाहांडी से आई इन तस्वीरों ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। एक शख्स अपनी पत्नी की लाश कंधे पर लादकर तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल चला। उनके पास पत्नी की लाश घर लाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। और अब कानपुर से आई इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि आजादी के इतने साल गुजरने के बावजूद हमारा सिस्टम किस तरह लाचार है। सवाल सिस्टम पर है, तो ऐसा नहीं कि खराब सिस्टम सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही है, राजस्थान का भी कुछ यही हाल है। हम आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीर। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर वहां से भी आई है। यहां पर एक पति अपनी पत्नी का शव लेकर 2.5 घंटे तक अस्पताल के बाहर बैठा रहा, इस इंतजार में कि अब उसे एम्बुलेंस मिलेगी, तब एम्बुलेंस मिलेगी, लेकिन अस्पताल से कोई मदद नहीं मिली। बताएं कि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक उमा शंकर एम्बुलेंस के इंतजार में शव के पास बैठा रोता रहा, लेकिन अस्पताल के किसी जिम्मेदार का कलेजा नहीं पसीजा। मामला कोटा इलाके का है। सिस्टम कितना संवेदनहीन हो सकता है, इसकी शर्मनाक बानगी मध्य प्रदेश के सिवनी में भी देखने को मिली है। घटना बरघाट थाना क्षेत्र की है और यहां के उलटगांव की है, जहां पर 70 साल की बुजुर्ग महिला की न केवल एम्बुलेंस पहुंचने से पहले मौत हो गई, बल्कि जब एम्बुलेंस पहुंची तो उसके ड्राइवर ने शव को ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद लड़कों को अपनी मां के शव को 12 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल पर ही ले जाना पड़ा।
परिजनों के मुताबिक उन्होंने कई बार सरकारी एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। रास्ते में कुछ हो गई माताराम, तो कोई गाड़ी वाले भी मिलने रहे हैं, उनको बोल रहे हैं तो वो भी नहीं आ रहे हैं और ना मदद भी नहीं कर रहे हैं हमारी। हम बहुत एक घंटे से करीब यहाँ खड़े हैं। 7 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई। 108 को लगाए, 100 नंबर को लगाए, नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली की, जहां पर डेंगू और चिकुनगुनिया के मामलों ने कहर बरपा दिया है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल राजधानी में अभी तक डेंगू के कुल 487 मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। एमसीडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस अकेले हफ्ते में डेंगू के करीब 200 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि यही हाल चिकुनगुनिया का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक चिकुनगुनिया के अब तक 432 केस दर्ज किए गए हैं। लगातार हो रही बरसात से दिल्ली की फिजाओं में डेंगू का डंक और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के ताजे आंकड़े जारी किए तो ये बात सामने आई कि डेंगू का डंक और जहरीला होता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 176 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 118 मरीज दिल्ली के निवासी हैं, जबकि बाकी मरीज दिल्ली के आसपास के राज्यों से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अब डेंगू के 487 केस सामने आए हैं। इसमें 285 केस दिल्ली के हैं और बाकी 202 दिल्ली के बाहर से। देखिए, ये मौसम जो है काफ़ी अनुकूल है मच्छरों की उत्पत्ति का और ये टाइम है बड़ा प्रिकॉशंस लेने का, तो इसमें थोड़े केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इनकी जांच जिस तरह से वो कंफर्म होती है उसके बाद ही इनको रिपोर्ट्स के अंदर आती है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दक्षिणी नगर निगम से आए हैं। यहाँ अब तक कुल 259 केस दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले हफ्ते यहाँ डेंगू के मरीजों की संख्या 67 रही। इसके अलावा चिकनगुनिया के मरीजों से भी दिल्ली के अस्पताल भरे हुए हैं। चिकनगुनिया के अब तक कुल 432 केस सामने आए हैं। हालांकि चिकनगुनिया के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई। डेंगू हुआ है मुझे, 1 हफ्ता हो गया है। ट्रीटमेंट यहीं का चल रहा है। तो 1 हफ्ते से डेंगू का चल रहा है, प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हुए? अब बढ़नी शुरू हुई है, बीच में बहुत डाउन। आपके इलाके में हमने सुना काफी मरीज आ रहे हैं चिकनगुनिया डेंगू के? बहुत ज्यादा, और इसके लिए रोकथाम के लिए कुछ हो भी नहीं रहा। वहीं रविवार को डेंगू से एक और मौत का मामला सामने आया। साउथ ईस्ट दिल्ली के जामिया नगर इलाके में असद इकबाल नाम के एक 18 साल के युवक की डेंगू से मौत हो गई। असद बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था और वह 10वीं की पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई के लिए अपने भाई के पास दिल्ली आया था। रविवार को सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं एमसीडी का मानना है कि अभी भी डेंगू का खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से डेंगू से निपटने की पूरी तैयारी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोग परेशान हैं, बीमार हैं और अपनी जान गंवाने को मजबूर भी। जावेद अख्तर, दिल्ली, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। अधिकारों की जंग पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच टकराव खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एलजी ने दिल्ली सरकार के 2 करीबी अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक ने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली सरकार इस ट्रांसफर से इतनी गमजदा हुई कि ये तक कह दिया कि अगर भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बिगड़े तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। दिल्ली सरकार के लिए 2 अधिकारियों का तबादला उनके लिए नाक का सवाल बन गया है। एलजी नजीब जंग ने स्वास्थ्य सचिव तरुण सेन और पीडब्ल्यूडी सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव का तबादला किया, जिसके बाद पूरी दिल्ली सरकार एलजी पर हमलावर हो गई। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके एलजी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। केजरीवाल ने ट्वीट किया, आज कुछ अधिकारियों के तबादले उपराज्यपाल ने सीधे कर दिए हैं। तबादलों को लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों से बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा गया। क्या यही लोकतंत्र का मोदी मॉडल है? इसके बाद मोर्चा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी संभाला। मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तबादले पर जोरदार तरीके से अपनी आपत्ति जताई। सिसोदिया के मुताबिक उन्होंने खुद एलजी से मिलकर इन दोनों अधिकारियों को इनके मौजूदा विभागों से 31 मार्च तक न हटाए जाने की गुहार की, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और हेल्थ में काफी काम हो रहा है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि खुद पीएम ने इन 2 अधिकारियों को हटाने के लिए एलजी को फोन किया। हमें
पूरी सोर्सेज से खबर है कि सीधे प्रधानमंत्री जी ने एलजी साहब को फोन करके कहा है कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन पे इन लोगों के काम चल रहे हैं ना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, इसको रुकवा दीजिए। किसी भी रूप में ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दिल्ली के लोगों से दुश्मनी निभाने के लिए किसी भी हद तक प्रधानमंत्री जाने को तैयार हैं। हालांकि दोनों अधिकारियों को हटाने की वजह बताई जा रही है कि दोनों ही आईएएस नहीं हैं। स्वास्थ्य सचिव हेल्थ एक्सपर्ट थे, जबकि पीडब्ल्यूडी सचिव इंजीनियर। एलजी सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक विशेष परिस्थितियों में इन्हें इन विभागों में नियुक्त किया गया था, जिन्हें 3 महीने तक ही इस जगह पर रखा जा सकता था, लेकिन 1 साल तक वो इस पद पर बने रहे। यही वजह है कि इन्हें हटाया गया। यही नहीं, उपराज्यपाल सचिवालय से ये भी दलील दी गई कि सिविल सर्विसेज बोर्ड ने इन अधिकारियों को हटाने के फैसले लिए हैं। इस बोर्ड में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी हैं। इन तबादलों पर दिल्ली सरकार के ऐतराज को विपक्ष ने बेवजह बताया है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरी आपत्ति है कि ये जो इतने बड़े झूठ हैं और बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेना, मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड और ये स्टोरी बहुत पुरानी हो गई है। इस रिकॉर्ड को बार बार बजाना प्रधानमंत्री के बारे में, तो कम से कम इनको बंद करना चाहिए। इस बीच विधानसभा में सेक्रेटरी प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को भी उनके पद से हटा दिया गया है। प्रसन्ना का टर्म पिछले महीने 15 जुलाई को खत्म हो गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इनको रिलीव नहीं कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 साल का एक्सटेंशन भी मांगा था, लेकिन प्रसन्ना प्रसार भारती से विधानसभा आए थे। प्रसन्ना भी 2 अधिकारियों की तरह ही सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के करीबी अफसरों में थे। दिल्ली सरकार के लिए भले ही ये अधिकारी चहेते रहे हों, इनके ट्रांसफर के बाद सरकार की भले ही छटपटाहट दिख रही हो, लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये बयान गले नहीं उतर रहा है कि इन दोनों अधिकारियों के तबादले के बाद दोनों ही विभागों में काम पर असर पड़ा तो जिम्मेदार पीएम होंगे। क्या ये बयान सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए है? कैमरामैन दिनेश नागर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की आंख का तारा होने के बावजूद भोपाल में कौशल नाम का लड़का पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर रहा है। 3 साल पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को कौशल की पढ़ाई की जिम्मेदारी दी थी। राहुल के नहले पर दहला मारते हुए 5 महीने पहले तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कौशल को सेंट्रल स्कूल में दाखिल कराने की चिट्ठी लिखी थी। 3 साल की सियासी नौटंकी, लेकिन नतीजा 0। अपना करेंगे कि हुआ ही नहीं कुछ। स्कूल वालों ने मना कर दिया, अब क्या करें। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देख रहा कौशल फिलहाल किसी स्कूल में नहीं पढ़ता। 5वीं पास करने के बाद भोपाल के न्यू मार्केट में बैग बेच रहा है 100 रुपए दिन की मजदूरी पर। कौशल क्यों है खास, ये भी जान लीजिए। अप्रैल 2013 में राहुल गांधी को कौशल ने पीसीसी दफ्तर में शाम का अखबार बेचा था। बदले में राहुल ने 1000 रुपए का नोट कौशल को थमा दिया। बच्चे ने कहा कि खुले पैसे नहीं हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरे रख लो, मगर कौशल ने मना कर दिया। फिर क्या था, राहुल ने कौशल की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस को सौंप दिया। प्रदेश इकाई ने बदले में कौशल के परिवार के एक सदस्य को कांग्रेसी नेता के कॉलेज में चपरासी की नौकरी दिला दी। 3.5 साल से कौशल का भाई 4000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, मगर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। राजीव गांधी कॉलेज में काम करता हूँ, पेमेंट नहीं बढ़ाते, वहाँ टाइम पे पैसे भी नहीं देते। 4000 रुपये मिलती है और टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती। कभी 15, कभी 20 तारीख, कभी 25 तारीख ऐसे करते हो। कौशल के लिए राहुल गांधी ने क्या किया, ये तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि देश की पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कौशल पर कैसे मेहरबानी की। स्मृति के कहने पर इस साल अप्रैल में कौशल को 6ठी क्लास में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला कराने का फरमान भेजा गया, लेकिन कई महीनों की मशक्कत के बाद भी कौशल स्कूल नहीं जा पाया। आदेश 6ठी क्लास में दाखिले के लिए था और 15 साल का कौशल 9वीं में ही दाखिला पा सकता है, मगर अफसोस 9वीं में मंत्री का आदेश सीधे दाखिला नहीं दिला सकता। हमने अपने यहाँ से मल्टीटास्किंग स्टाफ को भेजा उनके घर, उसके कागज मंगवाए और एडमिशन के लिए हम लोग पूरे तैयार थे और हमने उसको खुद कांटेक्ट किया, इनफैक्ट उनके कांटेक्ट करने से पहले भी, लेकिन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि उसका क्लास 6, 7 और इवन 8 के लिए भी एलिजिबल नहीं है, एडमिशन नहीं दिया जा सकता। इन 3 सालों में कई बार एक माँ के मन में ये यकीन हो चला था कि उसका बेटा जिंदगी में कुछ कर जाएगा, मगर अब
कौशल की मां उस घड़ी को कोसती हैं जब उनके बच्चे पर वीवीआईपी की निगाह पड़ी थी। हम तो सोचते हैं कि बड़ा आदमी बने, वो सामने वाले नहीं सोचते ना, कोई उसकी हंसी उड़ाते हैं बेचारे की, लड़के की हमारे। अमेठी में चुनावी लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी और स्मृति ईरानी ने भोपाल के कौशल को कठपुतली की तरह नचा दिया, लेकिन कौशल का कौशल निखर नहीं पाया। राहुल और स्मृति के नाम पर कौशल खाली हाथ है, मगर आज भी कांग्रेस और बीजेपी कौशल के नाम पर सिर्फ सियासत की बात करते हैं। हमारे लीडर राहुल गांधी जी को डैमेज करने के लिए सेंट्रल स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन करने का आदेश न केवल जारी करवाया, बल्कि प्रायोजित ढंग से उसको बहुप्रचारित कराकर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने के लिए उन्होंने उस बच्चे की नहीं, गरीबी की मजाक उड़ाई है। देखिए, राहुल गांधी ने हमेशा गरीबों के साथ नौटंकी करी है, उनका मजाक ही उड़ाया है। उनमें से एक उदाहरण कौशल और बन गया है कलावती के बाद। दरअसल 15 साल का ये कौशल मिसाल है हमारे देश की राजनीति की, नेताओं के कोरे वादों की। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के वादों के बाद भी कौशल को 100 रुपए दिन की मजदूरी करनी पड़ रही है। यानी नेताओं के वादे हैं, वादों का क्या। मनोज शर्मा, भोपाल, IBM 7।